हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आप सभी का। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए जो टॉपिक लेके आ रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बैक्टीरिया। स्टूडेंट्स, मोस्टली ये टॉपिक जो रिलेटेड होता है वो कंपटीशन से और बोर्ड क्लास से रिलेटेड टॉपिक होता है। जब भी इसकी कंपटीशन के क्वेश्चंस आते हैं तो बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। ज़रा डिफिकल्ट क्वेश्चंस यहाँ होते नहीं हैं। लेकिन इसमें बैटरियों से संबंधित जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो सेलेक्टेड कुछ टॉपिक्स होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज और उन्हीं पे बैटरियों के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको देखें तो हमको इसकी फुल डिटेल देखनी पड़ेगी और इसके बारे में हमको नॉलेज होनी चाहिए। बैटरी जैसी एक टॉपिक आता है तो दिमाग में ये चलता है कि अरे बैटरियाँ जो होती है कहीं वो हमारी गाड़ियों में लगी हुई बैटरियाँ तो नहीं है, कहीं हमारे घरों में जो टॉर्च होती है क्या वो बैटरी का काम तो नहीं कर रहे हैं, कहीं रेडियो में लगे जो सेल है वो बैटरी का काम तो नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। बैटरियाँ एक विद्युत स्रोत के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली होती है। जो बैटरियाँ होती है उसमें बहुत सारे सेल जो होते हैं वो श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। इस तरीके से इनमें रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होती है और जब इनको आप यूज में लेते हैं, उपयोग में लेते हैं, तो इनमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। अब आप एक बैटरी में क्या प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं? एक बैटरी कैसी होनी चाहिए? बैटरी ज्यादा द्रव्यमान वाली होनी चाहिए क्या? उठाने में प्रॉब्लम आए? नहीं, बैटरी बिल्कुल हल्की होनी चाहिए और पैक्ड रहनी चाहिए। पैक्ड बिल्कुल अच्छी तरीके से आप इसको कहीं पर भी रखो, इसका भंडारण करो तो इसको आसानी से कहीं पर भी आप रख सकते हो। हल्की होनी चाहिए, मतलब कम द्रव्यमान वाली होनी चाहिए और उसका संगठन, उसकी संरचना एक निश्चित शेप वाली होनी चाहिए। नहीं चाहिए, सस्ती भी होनी चाहिए, लंबे समय तक भी चले, डिस्चार्ज नहीं हो। ऐसा हम बैटरी खरीदने जाते हैं तो हमारे माइंड में ये सब क्वेश्चन दिमाग में आते होंगे। अब ये जो बैटरियां होती है बेटा, ये एक टाइप से गैल्वेनी सेल अंदर इनमें बनता है, उनके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। तो ये एक तरीके से विद्युत रासायनिक सिद्धांत पर काम करती है बैटरियां। स्टूडेंट्स, ये बैटरियां दो तरह की होती है, एक प्राथमिक बैटरियां होती है, एक द्वितीयक बैटरियां होती है। स्टूडेंट्स, प्राथमिक बैटरियां क्या होती है? जिन्हें एक बार उपयोग में लेने के बाद में पुनः उपयोग में नहीं लिया जा सकता है, यानी कि एक बार डिस्चार्ज हो गई तो उनको चार्ज करना बड़ा कठिन होगा, वैसे कर भी नहीं सकते, तभी इनको प्राथमिक बैटरियां कहते हैं। स्टूडेंट्स, ड्राई सेल या लेक्लांसी सेल, शुष्क सेल या लेक्लांसी सेल जिसे हम बोलते हैं, और मरकरी सेल, इसके दो एग्जाम्पल है, इसके टू एग्जाम्पल्स है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें द्वितीयक बैटरियों की, तो जो द्वितीयक बैटरियां होती है बच्चों, वो द्वितीयक बैटरियां जैसे आपने एक बार उसको उपयोग में लिया, उपयोग में लेने के बाद में जब वो डिस्चार्ज हो जाती है तो डिस्चार्ज होने के बाद में उनको पुनः चार्ज किया जाता है, पुनः आवेशित किया जा सकता है, यानी कि दोबारा उसका उपयोग में लिया जा सकता है। इसमें क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हुई, तो विद्युत ऊर्जा को वापस से हम रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर सकते हैं। मतलब ये सीधी सीधी बात तो ये हो समझ में आ रही है कि इनमें जो अभिक्रियाएं होती है सेल में, जो गैल्वेनी सेल में जो अभिक्रियाएं होती है वो उत्क्रमणीय प्रकृति की होती है। लेकिन जब यही बात हम किससे करें? प्राथमिक बैटरियों से करें, तो प्राथमिक बैटरियों में अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती है। एक बार रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल गई तो विद्युत ऊर्जा को वापस रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित नहीं किया जा सकता है। बच्चों, द्वितीयक जो बैटरियां होती है वो द्वितीयक बैटरियां जो होती है उनके एग्जाम्पल्स देखा जाए तो आपने नाम सुना होगा सीसा संचयक सेल, जैसे इन्वर्टर में जो बैटरी यूज होती है, हमारी जो गाड़ियां होती है उनमें बैटरी जो यूज होती है बड़ी बिल्कुल कॉम्पैक्ट बैटरी होती है।
एक निश्चित शेप में बैटरी होती है, आयताकार शेप में बैटरी होती है, आपने देखा होगा। दूसरा है निकल कैडमियम सेल। बच्चों ये रेलवे के स्लीपर कोच होते हैं, थोड़ी कॉस्टली होती है और इसका यूज वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये रेलवे के स्लीपर कोच में निकल कैडमियम सेल का उपयोग किया जाता है। अब स्टूडेंट्स 2020 में इन बैटरियों से कोई क्वेश्चन आया है क्या? बिल्कुल आया है। निकल कैडमियम सेल में जो कैथोड पर और जो एनोड पर अभिक्रिया होती है उनका क्वेश्चन आया है, उनका क्वेश्चन पूछा गया है। संपूर्ण सेल अभिक्रिया का क्वेश्चन आया है बेटा। तो निकल कैडमियम सेल से क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन क्या 2021 में क्वेश्चन आएगा? देखिए आपको पता है इस कोरोना काल में इस बैटरी को थोड़ा हटा दिया गया है, लेकिन ये बैटरी आपके लिए बहुत यूजफुल है, यानी कि पढ़ना सबको है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा। तो हम अपनी स्टडी को जारी रखते हैं बच्चों। अब हम इसके बारे में समझते हैं, तो बैटरी के बारे में अब हम लिखना चालू करते हैं। तो देखिए मैंने बोर्ड पे लिख रखा है बैटरिया, तो इससे संबंधित कुछ बातें हैं, मैं पहले समझा रहा हूँ, मैं लिखा रहा हूँ बेटा। फिर इसका थोड़ा सा संक्षिप्त में आपसे डिस्कशन और करूंगा, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे हर टॉपिक को समझा जाएगा, कैसे बातें आपको याद रखनी है। तो देखिए बैटरिया क्या होती है, ये विद्युत स्रोत के रूप में कार्य करती है, ये विद्युत स्रोत के रूप में कार्य करती है, कार्य करती है। ठीक है बच्चों, ये गैल्वेनी सेल होते हैं, ये गैल्वेनी सेल होते हैं जो परस्पर श्रेणी क्रम में, जो परस्पर श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, जो परस्पर श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। इनमें रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है, प्राप्त की जाती है। ये इनकी बातें होगी। अगर आपसे बैटरी के बारे में कोई पूछे तो ये विद्युत स्रोत के रूप में कार्य करती है, ये गैल्वेनी सेल होते हैं जो परस्पर श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, इनमें रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ठीक है, और एक बैटरियों की क्या गुणधर्म होते हैं बच्चों, बैटरियों की गुणधर्म, कैसे आप बैटरी खरीदने जा रहे हैं तो आप उसमें क्या क्या क्वालिटी देखेंगे। तो देखिए ये कम द्रव्यमान वाली होनी चाहिए, ये कम द्रव्यमान वाली होनी चाहिए, कम द्रव्यमान वाली होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, इसकी आकृति निश्चित सुघट्टे होनी चाहिए, सुघट्टे एवं आसानी से भंडारित की जा सके, आसानी से भंडारित, स्टोरेज भंडारित की जा सके, की जा सके, ये दूसरी क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, और अधिक से अधिक विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करती हो, अधिक से अधिक विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करती हो, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करती है। क्लियर है सभी बच्चों को? और कम कीमत हो, कीमत तो आप देख लेना, आप अच्छी क्वालिटी की खरीदोगे तो फिर तो आपको पैसा ज्यादा देना ही पड़ेगा ना बेटा, है ना। तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सी लोकल बैटरी लेके आ जाओगे तो ज्यादा देनी चलेगी, इसलिए इसको तो कीमत को तो रहने दीजिए। 3 बातें आपको याद होनी चाहिए बेटा, है ना। अब हम ये देखिए
कि ये जो बैटरी होती है वो कितनी प्रकार की होती है। हमने जनरल इंट्रोडक्शन देखा, गुणधर्म देखा, अब हम बैटरियों के प्रकार की आपसे चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए बैटरियों के प्रकार, बैटरियों के प्रकार बच्चों, बैटरियां दो प्रकार की होती है, जिनको हम प्राथमिक बैटरियां और द्वितीयक बैटरियां कहते हैं। प्राथमिक बैटरियां और किस नाम से जानते हैं बच्चों? द्वितीयक बैटरियां के नाम से हम इसको जानते हैं। स्टूडेंट्स, प्राथमिक बैटरियां किससे कहते हैं? तो देखिए कुछ बातें आपको याद रखना चाहिए। वह बैटरियां जिसमें रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा तो प्राप्त होती है, लेकिन इसे पुनः आवेशित व पुनः उपयोग में नहीं लिया जा सकता है। इन बैटरियों में अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती है। अनुत्क्रमणीय सेल अभिक्रियाएं होती है, मतलब एक बार हो गई वो हो गई, अनुत्क्रमणीय सेल अभिक्रियाएं होती है। आगे बस, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो बच्चों ध्यान रखिएगा, एक तो ड्राई सेल है, शुष्क सेल है, और दूसरा एग्जाम्पल है बच्चों इसका मरकरी सेल है। मरकरी सेल है। अब यही बात अगर आपसे सेकेंडरी बैटरीज के बारे में करें हम स्टूडेंट्स, तो देखिए सेकेंडरी बैटरीज क्या होगी? वह बैटरियां जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तथा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, अर्थात इन्हें पुनः आवेशित एवं पुनः उपयोग में लिया जा सकता है। आगे बात समझ में? अब बच्चों इनमें होने वाली जो अभिक्रियाएं होती है वो उत्क्रमणीय। इन बैटरियों में उत्क्रमणीय सेल अभिक्रियाएं होती है। उत्क्रमणीय सेल अभिक्रियाएं होती है। एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों, पहला है सीसा संचयक सेल, जिसको लेड स्टोरेज बैटरियां कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है बच्चों? लेड स्टोरेज बैटरियां। कभी कभी इस नाम से क्वेश्चन आ जाता है कि लेड स्टोरेज बैटरियां, बच्चे ढूंढते रहते हैं कहाँ गया अपना लेड स्टोरेज। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हर क्वेश्चन की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। सेकंड क्वेश्चन निकल कैडमियम सेल, सेकंड बैटरी निकल कैडमियम सेल, ये भी क्या है? एक प्रकार से द्वितीयक बैटरी है।
आगे बात समझ में बच्चों। तो एक तरीके से मैंने आपको डिफरेंस की फॉर्म में भी लिखा दिया, जैसे क्वेश्चन बोर्ड में आए कि प्राथमिक बैटरिया और द्वितीयक बैटरिया में क्या अंतर होता है, तो स्टूडेंट्स आप इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा बहुत सिंपल बात है, आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ये जिस तरह से मैंने डिस्ट्रीब्यूशन बताया है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको बैटरियों में क्या लिखना है, ये 3 पॉइंट लिखने हैं, इसके बाद में ये गुणधर्म लिखने हैं, और फिर आपको बैटरियों के प्रकार इस तरीके से नोट कर लेना है। तो हमारे पास एक तरीके से 4 बातें निकल के आगे हमारी स्टडी 4 पॉइंटों पे होगी। ड्राई सेल, शुष्क सेल जिसे बोलते हैं, दूसरा मरकरी सेल, तीसरा हमारे पास कौन सा है, सीसा संचयक सेल, और चौथा है हमारे पास कौन सा है, निकल कैडमियम सेल। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं, अगले पॉइंट्स पे डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं इनको रब कर रहा हूं। चलिए बच्चों, बहुत अच्छी बात। अब आपके पास क्या है, 4 प्रकार की सेल है। एक सेल है आपके पास शुष्क सेल। देखिए मैं थोड़ा सा आपको विवरण समझाता हूँ। स्टडी अगर आप इस तरीके से करोगे तो कंपटीशन में तो बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा आपको, सेल या बैटरियों के प्रकार, और मुझे उम्मीद है कि इस तरीके से पढ़ोगे तो और भी अच्छा लगेगा आपको। सेल या बैटरियों के प्रकार, देखिए आपके पास प्राथमिक जो सेल था वो कौन सा था, शुष्क सेल, जिसको हम लेक्लांसी सेल भी कह रहे हैं। साइंटिस्ट लेक्लांसी ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए लेक्लांसी सेल भी इसका नाम होता है। एक तो हम ये पढ़े। दूसरा हमारे पास है बच्चों, दूसरा हमारे पास है क्या नाम से, मरकरी सेल। मरकरी सेल जो स्वर्ण यंत्र, घड़ियां है, कैलकुलेटर है, उनमें यूज होने वाला सेल होता है ये। अब देखिए बच्चों, ये प्राथमिक बैटरियों के बारे में अगर हम स्टडी करें, आपसे एक एक सेल की स्टडी करें, तो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूं कि जब भी आप इन बैटरियों को पढ़े तो किन किन पॉइंट्स पे क्वेश्चन आ सकता है, पहले मैं आपको उस पर चर्चा करके बताता हूं। तो देखिए बच्चों, जैसे आपने कोई सा भी सेल पढ़ा, तो सबसे पहले तो उसमें एनोड किसका बना है ये पता होना चाहिए। एनोड किसका बना है ये पता होना चाहिए। दूसरी बात, कैथोड किसका बना हुआ है ये पता होना चाहिए। एनोड और कैथोड किसका बना होता है ये पता होना चाहिए। तीसरी बात कि उसमें विद्युत अपघट्य का काम कौन कर रहा है, कौन सा रसायन कर रहा है, विद्युत अपघट्य के रूप में किसका उपयोग में लिया है ये पता होना चाहिए। एनोड पता चले गया, कैथोड पता चल गया, विद्युत अपघट्य पता चल गया, फिर हमको पता होना चाहिए कि यार इस एनोड और कैथोड पर जो अभिक्रियाएं होती है, सेल अभिक्रियाएं, वो कैसे कैसे होती है, सेल अभिक्रियाएं पता होना चाहिए। आगे बात समझ। चौथी बात, हमको जब सेल अभिक्रिया पता चल जाती है तो हम ये देखेंगे कि यार इस सेल से कितना विभव हमको प्राप्त हो सकता है, किस रेंज में प्राप्त हो सकता है, ये हमको पता होना चाहिए। तो सेल विभव की हमको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में हमको ये याद करना है कि यार ये जो सेल बनाया है इसका दैनिक जीवन में कहाँ उपयोग है, किस मॉडलिटी में इनका उपयोग कर रहे हैं, तो इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। इसके बाद में अगर इसमें कुछ और विशिष्ट बातें हमको दे रखी हो, एक्स्ट्रा कोई कॉम्प्लेक्स बन रहा हो, कोई गैस निकल रही हो, तो उनके बारे में विशिष्टता उसकी कोई स्पेसिफिक होती हो तो हमको उसके अकॉर्डिंग इसको पढ़ना चाहिए, विशिष्टता। और उस सेल का जो डायग्राम है वो हमको सबसे पहले सेल का चित्र पता होना चाहिए, सेल का चित्र। तो ये इन सब बातों पर आधारित अगर आपने पढ़ाई की तो आपको किसी भी सेल का जो क्वेश्चन आएगा वो बिल्कुल गलत नहीं जाएगा। आपका सेल का जो क्वेश्चन आएगा वो बिल्कुल गलत नहीं जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप देख लीजिए, इन टॉपिकों पर हमको चर्चा करनी है और इन्हीं टॉपिकों पर आधारित एक एक सेल को हमको समझाना है आपको। ओके बच्चों, तो चलिए हम एक एक सेल से
संबंधित आपसे बात करेंगे। सबसे पहले हम ले रहे हैं शुष्क सेल या लेक्लांसी सेल। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम समझेंगे बच्चों। शुष्क सेल या लेक्लांसी सेल का हम सबसे पहले क्या समझेंगे बेटाओ, डायग्राम समझेंगे। तो देखिए बेटाओ, शुष्क सेल का डायग्राम मैं आपके सामने बना रहा हूं। सबसे पहला टॉपिक हमारा शुष्क सेल या लेक्लांसी सेल है, या लेक्लांसी सेल। जनरली क्वेश्चन शुष्क सेल के नाम से आता है। देखिए, जैसे रेडियो के सेल आपने सभी ने देखे होंगे बच्चों, ऐसा यहां पर एक पीतल की टोपी लगी रहती है और उसके नीचे एक कार्बन की छड़ काली काली सी लगी रहती है। आप सभी ने देखा होगा बच्चों। ये जिंक के पात्र में है सभी पूरी व्यवस्था। इसके चारों तरफ एक इस तरह से पृथककारी आवरण होता है। इसमें अंदर की ओर MnO2 प्लस कार्बन भरा होता है। MnO2 प्लस कार्बन का पेस्ट, मैग्नीज MnO2 प्लस कार्बन, मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का चूर्ण इसमें भरा होता है स्टूडेंट्स। और ये जिंक की परत है, यहाँ कैथोड का काम करती है। जिंक की परत ये किसका काम करती है, एनोड का काम करती है। यहाँ पर जिंक की परत एनोड का काम करती है। और ये ग्रेफाइट की छड़ है, ग्रेफाइट की छड़ जो यहाँ कैथोड का काम करती है, कैथोड का काम करती है। ये पीतल की टोपी होती है बच्चों, यहाँ पर पीतल की टोपी होती है। और बच्चों दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य, इन दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य, कैथोड और एनोड के मध्य अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट भरा होता है। अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का नम पेस्ट भरा होता है, नम पेस्ट भरा होता है। आगे बात समझ में। ग्रेफाइट की छड़ कार्बन की बनी होती है, आपको पता है ग्रेफाइट कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप होता है। और बच्चों यहाँ पर कुछ गैसों को निकलने के लिए छिद्र होता है, ये कुछ गैसों को निकलने के लिए छिद्र होता है। और ये पूरा डायग्राम किसका है बच्चों, शुष्क सेल का, शुष्क सेल का डायग्राम है। चलिए तो बच्चों हम अब आपसे डिस्कस कर लेते हैं, इन सभी पॉइंटों पे डिस्कस कर लेते हैं। डायग्राम आपके सामने है, डायग्राम आपके सामने। तो सबसे पहले आप टॉपिक डाल लेंगे शुष्क सेल या लेक्लांसी सेल, और इसका ये डायग्राम आप बना लेंगे। डायग्राम मैंने आपको समझा दिया है। तो स्टूडेंट्स आप इसमें अब एक ही करके लैंग्वेज लिखेंगे, एक ही करके आप लैंग्वेज लिखेंगे। इसमें देखिए लैंग्वेज लिखिए आप इसमें। यह एक प्राथमिक सेल है, क्या लिखना है बच्चों, यह एक प्राथमिक सेल है जिसमें कार्बन ग्रेफाइट की छड़, ग्रेफाइट की छड़, कार्बन ग्रेफाइट की छड़ जो कैथोड का कार्य करती है, कैथोड का कार्य करती है, जिंक धातु से बने, जिंक धातु से बने जो एनोड का कार्य करता है, जो एनोड का कार्य करता है, जिंक धातु से बने, जिंक धातु से बने पात्र में, पात्र में व्यवस्थित की जाती है, व्यवस्थित की जाती है। कार्बन की छड़ के
कार्बन की छड़ के चारों ओर विद्युत अपघट्टे MnO2 व कार्बन का चूर्ण भरा होता है। बच्चों आपने काला काला सा कार्बन का चूर्ण देखा होगा जरूर, काला काला सा कार्बन का चूर्ण जरूर देखा होगा। अब आपको ये पता चल गया यहाँ पर कि जो कार्बन ग्रेफाइट है वो किसका काम कर रहा है, कैथोड का। जो जिंक धातु है वो किसका काम कर रही है, एनोड का। तो कैथोड और एनोड पता चल गया। दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य अमोनियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड का नम पेस्ट भरा होता है। नम पेस्ट भरा होता है बेटा, है ना, नम पेस्ट भरा होता है। अब देखिए, अब हम इस पर सेल अभिक्रियाएं कैसे संपन्न होगी। तो देखिए बच्चों, सेल अभिक्रियाएं तो एनोड पर तो ऑक्सीकरण होगा, अब एनोड पर ऑक्सीकरण होगा तो जिंक धातु है, जिंक का बना हुआ है, तो जिंक क्या हो जाएगी, ऑक्सीकृत हो जाएगी। जिंक 2+ में बदल जाएगी और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगी। और कैथोड पर क्या होना है बच्चों, अपचयन होना है। कैथोड पर अपचयन होता है। अब कैथोड पर अपचयन में क्या होता है, जो MnO2 था वो अमोनियम आयन से 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। अमोनियम आयन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। अब अमोनियम आयन कहां से आया, NH4Cl से आया। इलेक्ट्रॉन कहां से आया, जिंक के ऑक्सीकरण पर आया। अब MnO2 कहां से आया, ये विद्युत अपघट्टे का काम कर रहा है। और स्टूडेंट्स इसके साथ कार्बन का चूर्ण भी होता है। तो देखिए ये बना देता है MnOOH। ये H+ एक H कहां दे देगा, यहां दे देगा। और आप देखिए 1+ से 1 इलेक्ट्रॉन ये कैंसिल हो गया, तो बच्चों यहां कौन सी गैस निकल जाती है, NH3 गैस निकल जाती है, अमोनिया गैस निकलती है। अब इस अवस्था में क्या होता है बच्चों, ये जो मैंगनीज होता है इसका ऑक्सीकरण यहाँ +4 है और यहाँ पर ये +3 है। यहाँ पर ऑक्सीकरण क्या है बेटा, +3 है। तो ये ऑक्सीकरण इनका +4 से किस में बदल जाता है, +3 ऑक्सीकरण अंक में परिवर्तित हो जाता है। और ये अमोनिया गैस जिंक +2 आयन से क्रिया करके ये टेट्राएमीन जिंक सेकेंड आयन का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि संकुल का ये निर्माण कर लेते हैं। और बच्चों इसमें जो वोल्टेज आता है, इसमें जो हमको वोल्टेज मिलेगा वो वोल्टेज कितना मिलेगा, 1.5 वोल्ट मिलेगा हमको। कितना मिलेगा बच्चों, 1.5 वोल्ट मिलेगा, मात्र 1.5 वोल्ट की बैटरी जिसको हम बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये सेल अभिक्रिया हो गई। इसके बाद में हम इससे कहेंगे इसका सेल विभव कितना होता है, 1.5 वोल्ट होता है। इसमें विद्युत अपघट्टे का काम कौन कर रहा है, MnO2 व कार्बन का चूर्ण कर रहा है। आपसे पूछा जाए कि इसका उपयोग कहाँ होता है, इस शुष्क सेल का उपयोग कहाँ होता है, तो बच्चों रेडियो में होता है। कहाँ होता है, रेडियो में, घरेलू उपकरणों में होता है। जैसे लाइक टेप रिकॉर्डर घरेलू उपकरणों में होता है, रेडियो में होता है। आगे बात समझ में, टॉर्च जो आप जलाते हैं उसमें होता है, यानी कि टॉर्च में होता है, उनमें आप इन सेलों का उपयोग कर लेते हैं। तो उपयोग भी आपको यहां समझ में आ जाएंगे। और स्टूडेंट्स मैंने कहा कि इसमें विशिष्टता क्या है,
तो देखिए इसकी विशिष्टता देखिए बेटा, विशिष्टता ये है कि इसमें एक तो Mn का ऑक्सीकरण, Mn का ऑक्सीकरण अंक, Mn का ऑक्सीकरण अंक +4 से +3 परिवर्तित होता है, +4 से +3 परिवर्तित होता है, परिवर्तित होता है। दूसरी बात इसमें यह है बेटा कि जो अमोनिया गैस निकलती है, जो अमोनिया गैस निकलती है वो जिंक+2 आयन, जिंक+2 एक्वस से 4 अमोनिया के मॉलिक्यूल क्रिया करके एक संकुल यौगिक का निर्माण कर लेते हैं जिसका नाम है टेट्रा एमीन जिंक सेकेंड। ये रिएक्शन लिख दी है मैंने बेटा। अमोनिया गैस जैसे ही निकलती है तो इस अमोनिया गैस से जिंक+2 क्रिया कर लेंगे और टेट्रा एमीन जिंक सेकेंड, इसका नाम क्या है संकुल का, टेट्रा एमीन जिंक सेकेंड आयन, जिंक सेकेंड आयन, ये संकुल यौगिक का निर्माण कर देती है। बच्चों फिर ये सेल ज्यादा उपयोग में नहीं ले सकते, इन सेलों को हम ज्यादा उपयोग में नहीं ले सकते क्योंकि अमोनियम क्लोराइड अम्लीय होने के कारण जिंक के पात्र को संक्षारित कर देता है। तो बच्चों एक स्पष्ट बात ये भी है, NH4Cl अम्लीय होने के कारण, NH4Cl अम्लीय होने के कारण यह जिंक पात्र को संक्षारित कर देता है, संक्षारित कर देता है, संक्षारित कर देता है, अतः इसका पुनः उपयोग नहीं होता, संक्षारित कर देता है, अतः यह अनुपयोगी हो जाता है, अनुपयोगी हो जाता है, हो जाता है। तो बच्चों मैं उम्मीद करूंगा कि जरूर आपको ये समझ में आया होगा, पूरा मैंने बोर्ड पे आपको एक्सप्लेन किया है, एक एक बात मैंने समझाई है, विद डायग्राम मैंने आपको समझाई है और मेरा स्टेटमेंट जो था उन्हीं पर आधारित क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। देखिए बच्चों मैंने आपसे कहा कि इसमें कैथोड का काम कौन कर रहा है वो याद रखना, मैंने कहा आपसे एनोड का काम कौन कर रहा है वो याद रखना आपको, मैंने कहा आपसे कि विद्युत अपघट्य का काम कौन कर रहा है वो आपको याद रखना, मैंने कहा आपसे कि सेल अभिक्रिया कैसे कैसी होती है वो आपको याद रखना, मैंने कहा आपसे सेल विभव कितना होता है वो आपको याद रखना, मैंने आपसे कहा कि बेटा उपयोग याद रखना है। तो देखिए आपको पढ़ाई किस हिसाब से करनी है, उपयोग के हिसाब से करनी है बेटा। मैंने आपसे कहा कि इसकी विशिष्टता क्या है, स्पेसिसिटी क्या है, तो देखिए आपको स्पेसिसिटी अलग से लिखा दी है मैंने। तो स्टूडेंट्स अगर हम स्टडी सेल को याद करने की करें तो बहुत सिंपल काम हो जाएगा हमारा। तो सेल को आप आसानी से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये आपके सामने एक सेल मैंने आपको अभी समझाया है बेटा। अब मैं आपसे दूसरे सेल की अब चर्चा करूंगा और दूसरे सेल का नाम है मरकरी सेल। दूसरे सेल का नाम क्या है बेटा, मरकरी सेल। और मरकरी सेल की भी चर्चा हम इसी प्रकार से करेंगे बेटा, इसी प्रकार से हम करेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसका डायग्राम अगर हम बनाते हैं मरकरी सेल का तो देखिए सिंपली वे में हम यहां पर समझेंगे। दूसरा सेल हम ले रहे हैं बेटा, मरकरी सेल आपने घड़ियों में आने वाला सेल जरूर देखा होगा बेटा, जो छोटे बटन की आकृति के सेल होते हैं, बिल्कुल जो कान की मशीन होती है, स्वर्ण यंत्र उसमें यूज हो रहा है, कैलकुलेटर में यूज हो रहा है, घड़ियों में यूज हो रहा है। तो आपको ये भी याद रखना है, कभी कभी डायरेक्ट यूं पूछ लेते हैं कि घड़ियों में, कैलकुलेटर में, स्वर्ण यंत्र में प्रयुक्त सेल का नाम बताइए, तो आपको पता होना चाहिए बेटा। और देखिए बुक में इसका डायग्राम थोड़ा कठिन दे रखा है, मैं इसको सिंपली वे में एक्सप्लेन करके समझाता हूँ कि सिंपल से सिंपल डायग्राम आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा लगेगा सभी को बेटा। तो देखिए बेटा डायग्राम देखिए, दूसरे सेल का नाम हमारे क्या है, मरकरी सेल है। और बहुत सिंपली डायग्राम आपको समझा देता हूं।
इसमें भी ऐसे कैसे ही व्यवस्था होगी, कार्बन का ग्रेफाइट होगा और ये जिंक का पात्र है, ये जिंक का पात्र है और छिद्रित, पहले हम इसमें विद्युत अपघट्य भर देते हैं। ये कार्बन ग्रेफाइट छड़ है, कार्बन ग्रेफाइट की छड़ है और इसमें पेस्ट जो भरा होता है HgO एवं KOH का पेस्ट भरा होता है, KOH का पेस्ट जो विद्युत अपघट्य का काम करता है। और बच्चों इसमें एक पेपर लगा होता है, छिद्रित पेपर भी लगा होता है। पेपर यानी कागज जिसे अपन बोलते हैं, छिद्रदार कागज का अस्तर जिसको बोलते हैं बेटा, अस्तर भी बोल सकते हैं, छिद्रदार कागज का अस्तर, छिद्रित पेपर यानी कि छिद्रदार कागज का अस्त्र, कागज का अस्त्र होता है। आगे बात समझ में बच्चों। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये जो जिंक का पात्र है वो किसका काम कर रहा है, एनोड का काम कर रहा है। ये अम्ल गमित है बेटा, ये क्या है, अम्ल गमित है यहाँ पर। तो ये मरकरी सेल है, हालांकि जो बुक्स में डायग्राम और दे रखा है इसका, इस तरीके का एक मरकरी सेल बना रखा है, देखिएगा बुक्स में जब आप इसका डायग्राम देखोगे तो इस तरीके से डिफरेंट अस्त्र लगाकर इस तरह से डायग्राम बना रखा है। जो आप मरकरी सेल बनाते हैं ऐसा भी डायग्राम होता है, लेकिन इस डायग्राम से बेटर समझ में इसमें आ जाएगा। ये डायग्राम वेरी सिंपल है। अब बच्चों देखिए इसमें क्या क्या होना है, बस वही आपको समझना है। इसमें क्या क्या होना है बस वही आपको समझना है। तो देखिए इस सेल में जिंक अमलगम एनोड का काम करता है। इस सेल में जिंक अमलगम, अमलगमित जिंक बोलते हैं बच्चों इसको, अमलगमित जिंक एनोड का कार्य करता है, एनोड का कार्य करता है। तथा अब देखिए इसमें अगर हम देखें तो कार्बन है, कार्बन ग्रेफाइट है, कार्बन ग्रेफाइट की छड़ है, वो कैथोड का कार्य करती है, कैथोड का कार्य करती है। लेकिन बच्चों ये कैथोड का कार्य करती है, लेकिन इसकी रिएक्शन HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड के रूप साथ होगी तथा HgO कैथोड पर Hg के रूप में प्राप्त होता है, यानी कि अम्लगमित है, इसलिए हम HgO को यहाँ कैथोड के रूप में मानेंगे बेटा। तो देखिए अब हम एनोड और कैथोड पर देख लेते हैं। तो एनोड और कैथोड पर अभिक्रिया कैसे होती है, तो देखिए एनोड पर अभिक्रिया, तो एनोड पर अभिक्रिया में इनका अम्लगमित जिंक होता है। ये बच्चों क्षारीय माध्यम में रिएक्शन करता है। अब ये क्षारीय माध्यम कहां से आया, ये KOH से आया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के पेस्ट से आया, जो कि विद्युत अपघट्य का काम करेगा। KOH क्या काम करेगा, यहाँ पर विद्युत अपघट्य का काम करेगा। और ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड कहाँ जाके जमा हो जाता है, ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड इस कार्बन की छड़ पर जमा रहता है बेटा, कार्बन की छड़ पर। इसलिए HgO यहाँ पर किसके रूप में काम करता है, कैथोड के रूप में काम करता है।
तो देखिए ये OH माइनस, तो ये बना देगा जिंक ऑक्साइड, अमलगमित जिंक ऑक्साइड बना देगा, साथ में H2O निकलेगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज कर देंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज कर देंगे। अगर 2 OH माइनस लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन को हमको 2 निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन निकला है, इसलिए एनोड पर अभिक्रिया ऑक्सीकरण वाली रहेगी। तो ये अभिक्रिया आपको याद रखनी है। माध्यम कौन सा? क्षारीय। ये क्षारीय माध्यम हमको कहाँ से मिला है? विद्युत अपघट्य KOH से मिला है, यानी कि ये OH माइनस कहाँ से आया है? KOH से आया है। अब एनोड पर अभिक्रिया हो गई तो कैथोड पर भी अभिक्रिया होगी। एनोड पर अभिक्रिया कौन सी होती है? ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। तो कैथोड पर अभिक्रिया कौन सी होती है? अपचयन अर्ध अभिक्रिया। कौन सी होती है बच्चों? अपचयन अर्ध अभिक्रिया। तो देखिए अपचयन अर्ध अभिक्रिया में क्या होगा? HgO इन H2O और 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके 2Hg क्या बना देगा बेटा? Hg बना देगा, साथ में 2OH माइनस निकाल देगा। Hg बना देगा, साथ में 2OH माइनस निकाल देगा। अगर स्टूडेंट्स इस संपूर्ण सेल अभिक्रिया को मैं लिखूं, ये दोनों सेल अभिक्रिया हो गई, इससे देखिए संपूर्ण सेल अभिक्रिया क्या मिलेगी हमको? तो संपूर्ण सेल अभिक्रिया देखिए बच्चों, तो संपूर्ण सेल अभिक्रिया में जिंक Hg ये क्रियाकारक का काम करेगा। OH माइनस से OH माइनस कैंसिल हो जाएगा, H2 और 2 इलेक्ट्रॉन से H2 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्रियाकारक है HgO, इससे बने जाएगा बच्चों ZnOHg अम्लगमित जिंक ऑक्साइड, और साथ में क्या बन जाएगा? मरकरी बन जाएगा। तो ये संपूर्ण सेल अभिक्रिया है। अब इसका सेल विभव कितना प्राप्त होता है अपन को? इसका सेल विभव 1.35 वोल्ट प्राप्त होता है, 1.35 वोल्ट। और बच्चों उपयोग किस में होता है इसका? उपयोग होता है श्रवण यंत्र, कान की मशीन, घड़ियां, रिस्ट वॉच और कैलकुलेटर, कैलकुलेटर इनमें उपयोग होता है बच्चों इसका, मरकरी सेल का। आगे बात समझ में। और स्टूडेंट्स मैंने आपसे कहा कि विद्युत अपघट्य का काम कौन करेगा? तो विद्युत अपघट्य का काम यहाँ पर KOH करेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड करेगा। तो ये आपके सामने मरकरी सेल है। तो आप सबसे ज्यादा क्वेश्चन इनमें इनसे आते हैं, एनोड पर अभिक्रिया, कैथोड पर अभिक्रिया से क्वेश्चन आता है, संपूर्ण सेल अभिक्रिया। इन तीनों को ही सबसे ज्यादा आप याद करें, और डायग्राम तो आपको याद होना चाहिए। तो आप फॉलो कर सकते हैं बच्चों दोनों तरह के डायग्राम्स को। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये लेक्चर आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। एक बार आप इसकी प्रैक्टिस करिए तो 100% आपका और क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो का समापन हम यही करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में हम बैटरियों का सेकंड पार्ट यानी कि द्वितीयक बैटरियां लेके आपके सामने हाजिर होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद। ओके बच्चों, थैंक यू।